स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4, जिनको हम केमिकल काइनेटिक्स के नाम से जानते हैं, उसका सबसे पहला लेक्चर लेके आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत हमको क्या क्या अध्ययन करना है। तो चैप्टर नंबर 4 है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी तो रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हमको रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और दूसरा नंबर वेग को प्रभावित करने वाले कारक, वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा यही बनता है कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। तो आप लिखेंगे कि रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके वेग का अध्ययन करते हैं और उस वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं उनको अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको एक जगह से कहीं दूसरे जगह तक जाना है, ठीक है। जैसे हमको यहाँ से बनारस जाना है, तो पहला बात तो ये होगा कि यहाँ से बनारस जाने के लिए हमारा वेग क्या होगा, और दूसरी बात ये होगी कि इस वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रिक्शा से जाएं तो ज़्यादा समय लगेगा, बस से जाएं तो ज़्यादा समय लगेगा, बस से जाएं तो कम समय थोड़ा लगेगा, ट्रेन से जाएं तो थोड़ा और कम समय लगेगा। इसका मतलब कि जो परिवहन संसाधन है वो हमारी यात्रा को प्रभावित करते हैं, ठीक है। परिवहन संसाधन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी यात्रा का वेग क्या होगा। दूसरी बात, मौसम हमको प्रभावित कर सकता है। बरसात होने लगे तो हमको ज़्यादा समय लगेगा, अत्यधिक ठंड पड़ रही है तो हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारी यात्रा को प्रभावित करेंगे। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसका एक वेग होता है। जैसे मान लीजिए N2 और H2 आपस में रिएक्शन करके NH3 बनाते हैं, ये तो आप जानते हो। अब इस अभिक्रिया का कुछ ना कुछ वेग होता है, कितना गति से, कितना तेजी से। मान लीजिए हम N2 और H2 को मिला दें, सपोज करिए कि हमने N2 को मिला दिया और H2 को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला दिया। तो ऐसा नहीं है कि इधर मिलाया इधर यूं NH3 बन गया, ऐसा नहीं हो सकता है। उसमें कुछ समय लगता है, यानी कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत तेजी से अभिक्रिया कर लेती हैं, यानी कि उनका वेग ज़्यादा होता है, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, आप भी समझते होंगे हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, इन मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ये तो आप जानते हो ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। ये जनरल सा क्वेश्चन है। तो आप जरा सोचिए, आप अगर इस पर्यावरण को पढ़ते होंगे तो आपको बताया गया होगा कि इस पर्यावरण में यानी हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों है ना। तो दोनों क्यों नहीं मिलकर जल बना लेते हैं। तो रोज बरसात होनी चाहिए, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है, दोनों क्रिया करके फटाफट पानी बना लेना चाहिए और उसको बरसना चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए। बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो अभिक्रिया की वेग है वो बहुत कम है, वह अभिक्रिया वर्षों में संपन्न होती है। इसी कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके जल नहीं बनाते हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। कुछ अभिक्रियाएं, कुछ अभिकारक आपस में क्रिया करके धीमी गति से उत्पाद देते हैं। जैसे यहाँ पर अभिकारक है, रिएक्टेंट है, N2 और H2 अभिकारक है, ये आपस में मिला दिया हमने तो ये आपस में क्रिया तो करेंगे, ये तो कन्फर्म है कि ये आपस में क्रिया कर रहे हैं, ओके। लेकिन ये आपस में क्रिया करके उत्पाद कितना देर में बनाते हैं, कुछ तुरंत उत्पाद बनाने लगते हैं और कुछ को बनाने में समय लगता है। तो उत्पाद को बनाने में जो समय लगता है ना,
ठीक है, किस दर से उत्पाद बनता है उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग। अब अभिक्रिया का वेग बेटा दो प्रकार का होता है, ठीक है, अभिक्रिया का वेग दो प्रकार का होता है। एक होता है तीव्र वेग, एक होता है अभिक्रिया की जो वेग होती है बहुत तीव्र होती है, और एक अभिक्रिया की वेग बहुत स्लो होती है, धीमी होती है। तो जो अभिक्रिया की वेग तीव्र होती है ना, उसके विषय में हमको अध्ययन नहीं करना है। जो यू मिलाया और यू बन गया, उसके विषय में हमको समय ही नहीं मिलेगा अध्ययन करने का। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। वो यू मिलाया, यू तुरंत अभिक्रिया कर लिया, ठीक है। लेकिन कुछ अभिक्रियाएं धीमी गति से अभिक्रिया करते, कुछ ऐसे रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं जो धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं, उनके विषय में हम अध्ययन कर सकते हैं। उनके विषय में अध्ययन करना हमारे लिए आसान होगा, और उन्हीं के विषय में हम अध्ययन करते भी हैं। यानी कि जो बहुत तीव्र अभिक्रिया करती है उसके विषय में हम अध्ययन नहीं करते हैं, जो हम थोड़ी स्लो करती है ना अभिक्रिया, उसके विषय में हमको अध्ययन करना है। तो आइए समझते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। लेकिन प्रश्न नंबर 1 अपनी कॉपी में आप जरूर लिखिएगा। प्रश्न नंबर 1 आप जरूर लिखिएगा, वो क्या है, रासायनिक बलगतिकी क्या है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं, नंबर 1 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है, ताप, दाब, ये सब ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा क्या, उसको हम कहते हैं रासायनिक बलगतिकी। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं, समझते हैं अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए यहां पर हम 2 कॉलम बेटा बनाते हैं। एक कॉलम में अभिकारक को लिखते हैं, ये हम केवल उदाहरण ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसा एक्चुअल में होता है। एक में हम अभिकारक यानी रिएक्टेंट को ले रहे हैं, और दूसरे में हम ले रहे हैं उत्पाद। एक में हम अभिकारक ले रहे हैं और दूसरे में हम ले रहे हैं उत्पाद, ठीक बात बेटा। तो अभिकारक ले रहे हैं और उत्पाद ले रहे हैं। अब क्या करना है, मान लीजिए हम यहां पर लिख लेते हैं समय, इधर हम तीसरे वाले कॉलम में लिखते हैं समय, ठीक है। अब यहां पर देखिए शुरू में पहले क्या है, दोनों अभिकारक ही हैं। पहले क्या है, दोनों अभिकारक। मान लीजिए हम यहाँ पे N2 ले लिए और H2 ले लिए, और यहां पर बनता है NH3, ठीक है। N2 ले लिया हमने और H2 ले लिया और NH3 बनता है। अब यहां पे देखिए जब समय यहां पर 0 रहेगा, यानी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई, 1 भी सेकेंड का समय नहीं लगा है, तो ये पूरा का पूरा मान लेते हैं, ये पूरा का पूरा 10 मोल रहा हो। अभिकारक 10 का 10 मोल है, तो ये 10 का 10 मोल है। हमारी बात समझ में आ रही है ना बेटा। ये अभिकारक पूरा का पूरा, अभी अभिकारक, अभी उत्पाद कुछ नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि अभी समय 0 है, अभी अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो हमने 1 सेकेंड का समय नहीं दिया। और यहां पर उस समय उत्पाद कितना होगा, 0 होगा। पूरा का पूरा अभी अभिकारक का अभिकारक ही है। अब मानते हैं 2 सेकेंड बीत गया, 2 सेकेंड पश्चात, अब जब हम इन दोनों को मिला दिए हैं तो 2 सेकेंड के पश्चात कुछ न कुछ उत्पाद जरूर बनेगा और अभिकारक घटेगा। अभिकारक अब कम होगा, क्योंकि उन्हीं अभिकारक से तो उत्पाद बनता है। आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। 1 सेकेंड बेटा। तो यहां पर हमने क्या समझा कि जब हमारा समय 0 था तो पूरा का पूरा अभिकारक था, उत्पाद हमारा 0 था, क्योंकि अभी समय स्टार्ट ही नहीं हुआ था। अब हमने क्या किया, समय को 2 सेकेंड करा, तो जब 2 सेकेंड हो जाएगा तो ये आपस में क्रिया करेगा और कुछ न कुछ उत्पाद उस समय बन जाएगा, और अभिकारक क्या होगा, घटेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा है कि द्रव्यमान थोड़ी परिवर्तित होगा, जो इधर है और जो इधर है वो बराबर ही होना चाहिए, इसमें से घटेगा तभी इधर बनेगा। कुल मिलाकर बात ये है। हमारी बात समझ में आई। तो यहां पर क्या हो गया, मान लीजिए इस समय अभिकारक अब 8 हो गया और उत्पाद उस समय कितना हो जाएगा, 2। भाई 8 2 10 होना चाहिए पूरा मिलाकर,
अब कुछ समय और व्यतीत होता है, मान लीजिए 4 सेकंड बीत गया तो ये अभिकारक और घटेगा, अब 6 हो गया और ये 4 हो गया। कुछ समय और बीता, ये 6 सेकंड बाद क्या हो गया, ये अब 4 हो गया और ये अब 6 हो गया। ठीक है, कुछ समय और बिताओ, ये ये 8 सेकंड हो गया, 8 सेकंड बाद क्या हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और उसके बाद 10 सेकंड ले लो, अब ये 0 हो गया, ये पूरा का पूरा उत्पाद बन गया, अभिक्रिया संपन्न हो गई। आपने क्या देखा, समय 0 था, अभिकारक पूरा का पूरा था। 2 सेकंड बाद अभिकारक थोड़ा सा घटा, उत्पाद बना। 4 सेकंड के बाद अभिकारक और घट गया, उत्पाद थोड़ा और बन गया। 6 सेकंड के बाद अभिकारक और घट गया और नीचे हो गया, उत्पाद जो है थोड़ा सा और ज्यादा हो गया। उसके बाद 8 सेकंड के पश्चात अभिकारक एकदम 2 पर आ गया, उत्पाद आपका 8 हो गया। और उसके बाद 10 सेकंड के पश्चात क्या हुआ, अभिकारक 0 का 0 हो गया और उत्पाद 10 का 10 हो गया। आपने ये देखा है। अब यहां से हम अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करने जा रहे हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, एक सूत्र होता है बेटा, अभिक्रिया का वेग बराबर अभिक्रिया का वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटा, ठीक है, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। आप छोटे क्लास में थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कि वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर आपने पढ़ा है ना, एकांक समयांतराल में हुए वेग परिवर्तन को, उसको क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटा समय वो दूसरा बात हो गया, वो हमारे फिजिक्स की चीजें हो गई। यहां पर कोई दूरी नहीं चली जा रही है, यहां पर अभिक्रिया के वेग की बात करी जा रही है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है, अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ वो, और बटा कितना समय उसमें लगा, यही होता है अभिक्रिया का वेग। जैसे मान लीजिए हम इनके बीच में, यहां से लेकर यहां के बीच में अभिक्रिया का वेग का गणना करना चाहते हैं कि 2 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में, यानी कि 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में अभिक्रिया की वेग क्या थी। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में अगर अभिक्रिया के वेग की गणना करनी होगी तो आप लिखोगे अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा, पहले 8 था, अब उसके बाद 4 हो गया, तो यहां पर लिख दो 8 - 4 और बटा परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में कितना समय लगा, यहाँ पर आप जान सकते हो कितना समय लगेगा। यहाँ पर समय कितना था 2 और यहाँ समय कितना था 6, तो कितना सेकंड लगा, 4 सेकंड लगा। 6 में से 2 घटा दो तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका 4/6 में से 2 घटा 4, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर अभिक्रिया का वेग आ जाएगा 1। हमारी बात समझ में आ रही है ना। अभिक्रिया का वेग का फार्मूला होता है अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। हमने कहा कि 2 सेकंड और 6 सेकंड के बीच में कितना अभिक्रिया का वेग था उसको हमने गणना किया, तो क्या हमको मिल रहा है, आप क्या देख पा रहे हो, हमको मिल क्या रहा है। तो अभिक्रिया का वेग बराबर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता 8 थी और यहाँ सांद्रता हो गई 4, तो 8 में से 4 घटाओ, कितना परिवर्तन हुआ, 4 का परिवर्तन हुआ। बटे परिवर्तन में कितना समय लगा, तो समय कितना लगेगा, यहाँ पर 2 सेकंड था, यहाँ पर 6 सेकंड था, तो 6 में से 2 से 6 होने में कितना सेकंड लगा, 4 सेकंड लगा। तो यहाँ पर हमने 4 का डिवाइड कर दिया, अभिक्रिया का वेग 1 आ गया। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं कि अभिकारक की सहायता से ही, यानी अभिकारक के मदद से ही हम अभिक्रिया का वेग निर्धारित करें। हम अगर चाहें तो उत्पाद के मदद से भी अभिक्रिया का वेग का निर्धारण कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए लिखेंगे अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा, उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। देखिए क्या हो जाएगा बेटा, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटा, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय।
तो उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब क्या होगा बेटा, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, मान लीजिए यही 2 से 6 सेकंड के बीच में ही हमको निकालना है अभिक्रिया का वेग, तो क्या करेंगे, उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, 2 - 6, यहाँ पे क्या करेंगे 2 - 6, ठीक है बेटा, 2 - 6 हो गया, और बटा आपका कितना हो गया बेटा, समय कितना लगा 4, समय कितना लगा 4। तो यहां पर हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं एक जगह, क्योंकि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन निकालना होगा तो हम 8 - 4 नहीं करेंगे, बाद वाले में से पहले वाला घटाएंगे। तो यहां बेटा थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आप, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको 4 - 8, यहां पर आएगा आपका -4/4, यहां पर आएगा -1, और इसे यहां भी लिखेंगे अभिक्रिया के वेग में अभिक्रिया का वेग बराबर उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन। तो उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा, ज्यादा में से कम वाला घटाओ, यानी बाद वाले में से कम वाला ही घटाए, पहले वाला घटाना पड़ेगा, क्योंकि पहले कितना था और बाद में कितना हो गया, इससे मतलब है। तो बाद वाले में से पहले वाला घटाना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 6 - 2 बटा कितना समय लगेगा, समय तो प्लस माइनस में नहीं होगा, तो 6 में से 2 घटा 4/4, यानी कितना हो गया बेटा 1। तो आप क्या देख रहे हो, तब भी वही उत्तर आ रहा है और पहले भी वही उत्तर आया, कोई अब अंतर मिला, अंतर केवल एक मिला कि यहां पर ऋण हो रहा है, यहां पर धन हो रहा है, बस इतना अंतर है, बाकी मान में कोई अंतर नहीं है। तो अब ये ऋण क्यों आ रहा है, ये भी एक प्रश्न है भाई, ऋण क्यों आया, एक ऋण आ रहा है एक धन आ रहा है, क्यों आ रहा है। उसका जवाब है बेटा कि यहां पर अभिकारक घट रहा है, अभिकारक घट रहा है, इसलिए उत्तर माइनस में आ रहा है, और यहां पर उत्पाद क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, इसलिए उत्तर प्लस में आ रहा है। तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए जब हम सूत्र लिखेंगे ना, तो इसके आगे माइनस एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, ताकि उत्तर हमेशा धन में ही आए। अब ऋण में तो अभिक्रिया का वेग आएगा नहीं, तो उत्तर धन में ही आना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, माइनस। तो आइए सूत्र को पढ़ते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। उदाहरण, अभिक्रिया का वेग का फार्मूला क्या हो जाएगा इस आधार पे, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, यानी इसको अगर हम R1 माने, ये सांद्रता R1 रहा, ये सांद्रता R2 रहा, ये उत्पाद P1 है, ये उत्पाद P2 है, क्योंकि इन्हीं के बीच में हम निकाल रहे थे ना, ऐसे ही किन्हीं दो स्थितियों के बीच में हम निकालेंगे कि इतने समय से इतने समय के बीच में, तो वहां पर 2 तरह के आपको अभिकारक भी मिल जाएंगे, 2 वैल्यू के अभिकारक मिल जाएंगे, 2 वैल्यू के उत्पाद भी मिलेंगे, उनको R1 R2 P1 P2 मान लिया जाए। तो क्या होगा, अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन तो हो जाएगा R2 - R1 बटा डेल्टा टी, होगा ना बेटा, अरे भाई परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय मतलब डेल्टा टी, तो R2 - R1 बटा डेल्टा टी हो जाएगा अभिक्रिया के वेग का फार्मूला। लेकिन आप जानते हैं कि एक गड़बड़ी होती है, वो गड़बड़ी क्या है, माइनस की। तो माइनस को ठीक करने के लिए हमने कहा था कि जब हम सूत्र लिखेंगे तो उसके आगे ऐसे माइनस लगा देंगे। तो एक सूत्र हो गया कि अभिक्रिया का वेग बराबर -R2 - R1 बटे डेल्टा टी, यानी कि अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन या समयांतराल। अब इसको आप डेल्टा आर भी कह सकते हो, तो एक सूत्र हो जाएगा कि डेल्टा आर बटे डेल्टा टी, यानी कि अभिक्रिया का वेग बराबर -डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। और ये मस्त सा सूत्र, पूरी थ्योरी को हमने प्रैक्टिकल में बदल दिया बेटा, हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि ऐसा क्यों होता है, और हम अपना 100% कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज देने का हम प्रयास करें, ठीक है, ताकि आप भी भविष्य में कहें कि हाँ किसी के पास हमने केमिस्ट्री का अध्ययन किया था। अब यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा सूत्र है अभिक्रिया का वेग का उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन, इसको मिटा दें, उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पर होगा P2 - P1 बटा डेल्टा टी, अरे भाई P2 - P1 बटे डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा P2 - P1 को हम कहते हैं डेल्टा P बटे डेल्टा टी। तो ये दूसरा सूत्र है, और ये दोनों सूत्र काम करते हैं। आपको जहां उत्पाद दिया रहेगा वहां उत्पाद वाला सूत्र लगाइएगा, और जहां पर अभिकारक दिया रहेगा वहां पर अभिकारक वाला सूत्र लगाइएगा। केवल अंतर इतना है अभिकारक और उत्पाद में कि अभिकारक के सामने माइनस का
अभिकारक वाले सूत्र में माइनस होता है और उत्पाद वाले सूत्र में माइनस नहीं होता है। बस केवल इतना सा फर्क है। समझ में आ गया बेटा? अब देखिए एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं ग्राफ के माध्यम से पढ़ते हैं कि कैसे अभिक्रिया का वेग का निर्धारण ग्राफ से हम कर सकते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या कहा आपको? हमने कहा कि हम यहाँ पे लेते हैं कुछ अभिकारक और इधर हमने कॉलम बना दिया उत्पाद का। जब समय 0 था तो अभिकारक पूरा का पूरा था, उत्पाद कुछ भी नहीं बना था। जब समय हमने थोड़ा सा बढ़ाया यानी 2 सेकंड के बाद जब देखा तो कुछ उत्पाद बन चुका था, कुछ अभिकारक घट चुका था। 4 सेकंड में कुछ अभिकारक और घट गया, कुछ उत्पाद और बढ़ गया। बात समझ में आई? 6 सेकंड में कुछ अभिकारक और बढ़ गया, कुछ उत्पाद और कुछ अभिकारक और घट गया, कुछ उत्पाद और बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ बेटा? 8 सेकंड बाद अभिकारक और घट गया, उत्पाद और बढ़ गया। और आप देख रहे हैं कि 10 सेकंड के बाद क्या हुआ? पूरा का पूरा अब अभिकारक हो गया, अभिकारक खत्म हो गया और पूरा का पूरा उत्पाद बन गया, यानी अभिक्रिया हमारी संपन्न हो गई। अब हम आते हैं इधर, अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो सांद्रता में परिवर्तन कैसे होगा? अभिकारक के बाद वाला कितना सांद्रता है माइनस पहले वाला सांद्रता कितना है, तो हमने निकाला 4 - 8 बटा 4, तो -1 उत्तर आया। उसके बाद आया कि उत्पाद के अनुसार अभिक्रिया का वेग उत्पाद के अनुसार, तो क्या हो जाएगा? उत्पाद के सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। यहां भी हमने किया P2 - P1। इन दोनों में अंतर केवल इतना आता था कि यहां पर हमारा माइनस में आ जा रहा था और यहां पर हमारा प्लस में आ रहा था। उस माइनस और प्लस के गड़बड़ी को दूर करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं? माइनस का गुणा कर दिए और इस प्रकार हमको 2 नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा फार्मूला मिल गया कि अभिक्रिया का वेग बराबर -डेल्टा R बटे डेल्टा T, और दूसरा मिला अभिक्रिया का वेग बराबर -डेल्टा P बटे डेल्टा T, और इस तरीके से हमको एक फार्मूला मिला। अब इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं कि ग्राफ के माध्यम से इस अभिक्रिया के सूत्र का निर्धारण हम कैसे करेंगे। नोट करिए बेटा, अभिक्रिया के वेग का ग्राफीय निरूपण। देखिए बेटा, सबसे पहले हम यहां पर 2 अक्ष ले लेंगे। एक हमारा x अक्ष है और ये हमारा ये x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष है। ठीक है। अब x अक्ष पे हमको क्या दर्शाना है? x अक्ष पर हम दर्शाएंगे समय को। किसको दर्शाएंगे? समय को। और y अक्ष पर हम दर्शाएंगे अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता। तो हमने क्या देखा? हमने 2 अक्ष ले लिया। एक हमारा x अक्ष है और दूसरा हमारा y अक्ष है। x अक्ष पर हम दर्शा रहे हैं समय को और y अक्ष पर हम दर्शा रहे हैं अभिकारक की सांद्रता को। y अक्ष पर बेटा हम दर्शा रहे हैं अभिकारक की सांद्रता को। अब समझने का प्रयास करिएगा। आप जानते हैं, मान लीजिए कि हम यहां पर कोई समय हम यहां ले रहे हैं। देखिए, समय मान लीजिए हमारा अगर 0 रहेगा, समय मान लीजिए हमारा 0 है, उस समय आप जानते हैं पूरा का पूरा अभिकारक ही होता है, यानी अभिकारक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। अगर हमारा समय 0 है तो अभिकारक पूरा का पूरा रहेगा। अभी मैं वहां पे चार्ट बनाकर दिखाया था कि जब समय 0 था तो पूरा का पूरा अभिकारक ही था, तो यहाँ अभिकारक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी। मान लीजिए यहाँ पर है अभिकारक। अब जैसे जैसे समय बढ़ाएंगे अभिकारक की मात्रा क्या होगी? घटेगी। मान लीजिए हम समय को यहाँ कर दिए, अभिकारक आ जाएगा आपका यहाँ पर। बात समझ में आया? समय को हमने यहाँ कर दिया, अभिकारक आपका यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से बेटा जैसे जैसे आप समय को बढ़ाते जाएंगे अभिकारक की मात्रा क्या होती है? वो घटती चली जाती है। यानी समय को बढ़ाते जाएंगे अभिकारक की मात्रा घटती चली जाएगी। और इस प्रकार जो हमको ग्राफ मिलेगा वो कुछ यूं मिलेगा बेटा, यूं, इस तरीके से, ऐसे। यानी जो हमको ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से, यानी गिरता हुआ ग्राफ। ये थोड़ा हमारा टेढ़ा हो गया है, आप लोग एकदम सीधा बनाइएगा।
हाथ से कितना भी बनाऊंगा टेढ़ा ही होगा। तो इस तरीके से आपको मिलेगा एक गिरता हुआ ग्राफ, यानी कि हमने बताया कि जब समय 0 था अभिकारक बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे समय हम बढ़ा रहे हैं आप क्या देख पा रहे हो, अभिकारक लगातार लगातार डाउन हो रहा है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने क्या सीखा, हमने देखा कि अभिकारक की मात्रा घटती जाती है जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है। अब मान लीजिए बेटा हम इस समय यहां पर जब हमारा समय था, ठीक है, यहां पर पहले लीजिए, यहां पर हम मान लीजिए समय की बात करें, उस समय अभिकारक कहां था, मान लीजिए इस समय अगर हम समय की बात करें, ये रहा ये समय, तो अभिकारक कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है। तो यानी जब समय हमारा यहाँ मान लीजिए इसको हम क्या मान लें T1, ये हमारा T1 था, तो अभिकारक हमारा यहाँ था R1, ठीक है। अब हम समय को बढ़ाए, समय को और बढ़ाए, और यहाँ पर समय हमारा हो गया T2, समय कितना हो गया बेटा T2, तो अभिकारक कहाँ आ गया और नीचे, अब यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ मिलेगा, और इधर में बढ़ाएंगे तो यहाँ अभिकारक आपका यहाँ आ जाएगा R2। आप क्या देख रहे हो, समय हम T1 पर, अभिकारक की मात्रा R1 थी, जब समय हम T2 इधर बढ़ा दिया अभिकारक की मात्रा और डाउन हो गई, यानी यहाँ पे R2 आ गया, ठीक है। तो ये जो है बेटा, ये इसको हम यू यहाँ लिखूं, दिखाई दे रहा है, हाँ ये क्या है T2 माइनस T1, ये दूरी क्या है T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, यानी कि ये है डेल्टा T। ये दूरी क्या है बेटा T2 माइनस T1, दूरी का मतलब समय, समय अंतराल को दर्शा रहा है। और यहां पर क्या है, ये दूरी, ये क्या है, ये R2 माइनस R1 है, ये है R2 माइनस R1, यानी कि इसको क्या बोलोगे डेल्टा R, ये R2 ये R1, इनके बीच की दूरी, अंतराल, अंतर कितना है, तो R2 माइनस R1 है, यानी डेल्टा R है, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर आपने देखा ये T2 माइनस T1 हो गया, ये दूरी हो गया R2 माइनस R1, और ये जो ये बन रहा है ना, इस दूरी और इस दूरी से ये जो मिल रहा है, ये दूरी, इस दूरी से ये क्या है डेल्टा R, और ये क्या है डेल्टा T, और ये जो प्राप्त हो रहा है यही है अभिक्रिया का वेग। ये क्या है बेटा, अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, ये क्या प्राप्त होगा डेल्टा R बटे डेल्टा T, या ऐसे लिख सकते हो R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1, और यहाँ पर माइनस आपको लगाना पड़ता है, ये आप जानते हो, रिएक्टेंट के लिए क्या लगाना पड़ता है माइनस, क्यों, क्योंकि वो जो माइनस प्लस की गलती आ रही थी उसको ठीक करने के लिए। तो ये हमने ग्राफ के माध्यम से अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर दिया है, ठीक है बेटा। अब दूसरा प्रश्न बनता है, ये तो अभिक्रिया का वेग का निर्धारण हमने ग्राफ के माध्यम से किया, लेकिन एक बात आप ध्यान नहीं दिए होंगे, ये अभिकारक के पदों में हमने किया है। यहाँ पर हमने क्या, इसको थोड़ा इधर घुमाते हैं बेटा, हाँ ये रहा, यहाँ पर हमने क्या किया अभिकारक के पदों में, यानी अभिकारक की सांद्रता के हिसाब से अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया है हमने। अब अभिक्रिया के वेग का निर्धारण हम उत्पाद की सांद्रता के हिसाब से करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम दो अक्ष बनाएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, यहाँ पर हम समय को दर्शाएंगे, और इस बार हम यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता को दर्शाएंगे, उत्पाद की सांद्रता। इस बार हमने इधर समय को दर्शाया और इधर हमने उत्पाद की सांद्रता को दर्शाया। अब आप क्या देख रहे हो, यहां पर देखना होगा बेटा इससे कौन सा किस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे यहां पर समय बढ़ाओगे, पिछली बार तो था कि जैसे जैसे आप समय बढ़ा रहे थे आप देख रहे थे कि जो अभिकारक था वो घट रहा था, समय बढ़ा रहे थे अभिकारक घट रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आप समय को बढ़ाओगे उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप समय को बढ़ाओगे ये उत्पाद की सांद्रता भी बढ़ेगी। क्यों, आप देख रहे थे ना उस चार्ट जो मैं बनाया था कि अभिकारक जैसे जैसे घटता है उत्पाद वैसे वैसे बढ़ता है। तो यहाँ पर जैसे जैसे समय को बढ़ाओगे उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, और इस तरीके से ग्राफ जो मिलेगा वो यूं मिलेगा, ऐसे ग्राफ मिलेगा आपको। इसमें तो ऐसे डाउन वाला मिल रहा था, इसमें बढ़ने वाला ग्राफ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप उत्पाद को समय को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे अब अभिक्रिया होगी, समय जैसे जैसे बीतेगा उतना ही ज्यादा उत्पाद मिलेगा। अब यहां पर अगर मान लीजिए हम एक समय
यहाँ पर समय को लेते हैं तो अभिक्रिया का उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, यहाँ P1 होगी, यहाँ पर हमारा T1 है। हमने जब समय T1 लिया, इस स्थिति में अभिक्रिया उत्पाद की सांद्रता कितनी आ रही थी, P1। और जब हम समय T2 ले रहे थे, यहाँ पर देखिए T2 हमने जब लिया समय, तो उस समय उत्पाद यहाँ आ जाएगा P2। ऐसा ग्राफ बनेगा। जब हम समय T2 ले रहे हैं, इतना बढ़ा लिए समय को, तो उत्पाद भी इतना बढ़ गया और ये हमको P2 प्राप्त हुआ। अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो दूरी मिल रही है, ये दूरी, ये किसको शो कर रहा है, डेल्टा टी को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है बेटा, डेल्टा टी, यानी T2 माइनस T1 को शो कर रहा है, ये वाली दूरी। अरे T2 माइनस T1 ये दूरी, और ये दूरी किसको शो कर रहा है, ये दूरी किसको शो कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये डेल्टा P को शो कर रहा है, यानी P2 माइनस P1। हमारी बात समझ रहे हैं ना बेटा, ये दूरी T2 माइनस T1 को दर्शा रहा है, ये दूरी P2 माइनस P1 को दर्शा रहा है। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है बेटा, ये किसको दर्शाएगा, जैसे यहाँ पर किसको दर्शा रहा था, अभिक्रिया के वेग को, वैसे यहाँ भी ये अभिक्रिया के वेग को दर्शाएगा। और अभिक्रिया का वेग आपका हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा डेल्टा P बटे डेल्टा T। और इस प्रकार हमने ग्राफ के माध्यम से भी अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कर लिया है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इस ग्राफ को, बढ़ते हैं आगे। थ्योरी जो है उसको लिख लीजिए बेटा, अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं। हेडिंग लगाइए, अभिक्रिया का वेग। हेडिंग लगा लीजिए, अभिक्रिया का वेग। लिखिए, इकाई समयांतराल में, या इकाई समय भी लिख सकते हैं, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो भी सूत्र लिखना होगा वो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद करते हैं बेटा आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अब कल के क्लास में हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग क्या होता है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कल के क्लास में हम इसके आगे का जो भी हमारा टॉपिक है उसको लेंगे। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।